सोचिए, एक ऐसा देश जिसका खजाना लगभग खाली हो चुका है। कुछ ही हफ्तों में जरूरी सामान खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 1991 के भारत की हकीकत थी। आज हम उसी ऐतिहासिक मोड़ को समझने जा रहे हैं जिसने भारत को दिवालिया होने से बचाया और उसकी पूरी कहानी ही बदल दी। तो सवाल यही है कि जब देश का खजाना लगभग खाली था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए, इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम इस सफर की शुरुआत करेंगे संकट की जड़ों से, फिर देखेंगे कि इससे निकलने के लिए कौन सी नई नीति अपनाई गई, और आखिर में समझेंगे कि इस बदलाव का अच्छा और बुरा दोनों तरह का क्या असर हुआ। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 1991 में भारत एक ऐसे आर्थिक तूफान में फंस गया था जहां हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे थे। देखिए, ये संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 1980 के दशक में ही जम चुकी थीं। हो ये रहा था कि सरकार की आमदनी अठन्नी थी और खर्चा रुपया। इस खर्च को पूरा करने के लिए लगातार उधार लिया जा रहा था। ऊपर से महंगाई आसमान छू रही थी और हम विदेशों से सामान खरीद तो बहुत रहे थे, पर उतना बेच नहीं पा रहे थे। और फिर वो मोड़ आया जब हालत काबू से बाहर हो गए। 1991 तक भारत के पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी का भंडार इतना कम हो गया था कि सिर्फ 2 हफ्तों के जरूरी सामान जैसे कि पेट्रोल और डीजल का बिल चुकाया जा सकता था। सिर्फ 2 हफ्ते, सोचिए, देश के ठप होने में बस 14 दिन बचे थे। हालात इतने नाजुक थे कि कोई भी देश भारत को और कर्ज देने को तैयार नहीं था। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब आखिरी रास्ता बचा था, और वो था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दरवाजा खटखटाना। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। भारत को $7 अरब की मदद तो मिली, एक जीवन रेखा, लेकिन ये मदद बस यूं ही नहीं मिली। इसके साथ जुड़ी थीं कुछ बहुत बड़ी और कड़ी शर्तें, जिन्होंने भारत को अपनी आर्थिक नीतियां जड़ से बदलने पर मजबूर कर दिया। तो IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तें बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा, अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोलो, प्राइवेट कंपनियों को काम करने की आज़ादी दो, सरकारी दखल कम करो और दूसरे देशों के साथ व्यापार पर लगी पाबंदियां हटाओ। बस इन्हीं शर्तों ने भारत की नई आर्थिक नीति की नींव रखी। तो इस पूरी नई नीति को 3 पिलर्स पर खड़ा किया गया। हम इन्हें आज LPG के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्तंभ, उदारीकरण। आसान भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था पर जो सरकारी कंट्रोल और नियमों का जाल बिछा हुआ था, उसे काटना। जो मशहूर लाइसेंस राज था, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाजत लगती थी, उसे खत्म करना था ताकि व्यापार करना आसान हो सके। दूसरा स्तंभ था निजीकरण। इसका सीधा मतलब था कि जो सरकारी कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही थीं या घाटे में थीं, उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू किया, जिसे विनिवेश कहा गया। मकसद था कि इससे कंपनियों का कामकाज सुधरेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा कदम था वैश्वीकरण। इसका मतलब था भारत के दरवाजे दुनिया के लिए पूरी तरह खोल देना, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की छूट देना और भारतीय कंपनियों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाना। इन सुधारों को हुए अब 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका नतीजा क्या निकला? क्या ये सब फायदेमंद रहा? आइए एक नजर डालते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। सुधारों से पहले 1980 के दशक में हमारी GDP ग्रोथ थी 5.6%। लेकिन सुधारों के बाद 2007-12 तक ये बढ़कर 8.2% पर पहुंच गई। मतलब देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार साफ तौर पर तेज हो गई थी। लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये ग्रोथ हर जगह एक जैसी नहीं थी। सर्विस सेक्टर तो जैसे रॉकेट की तरह ऊपर गया। इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हुई, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बना रहा। और कृषि क्षेत्र, जिस पर आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है, वो इस रेस में काफी पीछे छूट गया। तो अगर इन सुधारों का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है बड़ी बड़ी सफलताएं, GDP तेजी से बढ़ी, विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई और हमारा खाली खजाना फिर से भर गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचकों का मानना है कि इस तेज ग्रोथ ने उतनी नौकरियां पैदा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी।
खेती किसानी पिछड़ गई और अमीर गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। और ये एक बहुत बड़ी आलोचना है कि इन सुधारों का फायदा खेती किसानी तक नहीं पहुंच पाया। विकास की दर धीमी होती गई। और ये बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। चलिए अब बात करते हैं इन सुधारों के सबसे विवादित पहलू की, वैश्वीकरण। इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्या ये एक अवसर था या एक खतरा? वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ा और सीधा नतीजा था आउटसोर्सिंग। ये जो कॉल सेंटर की तस्वीर है ना, ये उसी दौर की पहचान बन गई। भारत के पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं की वजह से दुनिया भर की कंपनियों ने अपने काम भारत भेजने शुरू कर दिए। इससे भारत सर्विस सेक्टर का एक ग्लोबल हब बन गया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा और अक्सर दुखद पहलू भी होता है। आंध्र प्रदेश की सिरसिला त्रासदी इसका एक उदाहरण है, जहां बिजली सुधारों के बाद बिजली इतनी महंगी हो गई कि बुनकरों का काम धंधा चौपट हो गया। या महादेव जैसे किसानों की कहानी, जिनकी सब्सिडी कम हो गई और बाहर से आए सस्ते माल ने उनकी फसल की कीमत गिरा दी। ये कहानियां हमें सुधारों की उस मानवीय कीमत की याद दिलाती हैं जो कई लोगों को चुकानी पड़ी। और यहीं पर आकर हम इस बहस के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या बाजार पर आधारित इस वैश्वीकरण ने समाज में असमानता को और बढ़ाया या फिर सबके लिए नए अवसर पैदा किए? इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि 1991 के सुधारों ने भारत को एक बड़े आर्थिक संकट से तो निकाल लिया और विकास की एक नई इबारत लिखी, लेकिन अपने पीछे विजेताओं और हारने वालों की एक उलझी हुई कहानी छोड़ दी। और आज 3 दशक बाद भी हम इसी विरासत से जूझ रहे हैं और ये बहस जारी है कि भारत ने जो रास्ता चुना वो कितना सही था और कितना गलत।